नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नागरिकता मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्रालय का नोटिस। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर एक पखवाड़े के भीतर मांगा जवाब। कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी जन्म से ही भारतीय नागरिक। चार चरणों के चुनाव के बाद विपक्ष चारों खाने चित्त। बिहार में मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, स्वार्थ और सिर्फ अपने हित के लिए समर्पित महामिलावटियों की मंशा को समझना बहुत जरूरी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान के दौसा, अलवर और भरतपुर में रैलियां। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में रैली। प्रियंका गांधी लखनऊ में करेंगी प्रचार। मायावती के धौरहरा और मोहनलालगंज में जनसभाएं। विकास के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण। पहले डॉक्टर राजाराम जयपुरिया मेमोरियल लेक्चर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। देश के विकास और इनोवेशन के लिए शिक्षण संस्थानों को 21वीं सदी की बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का किया आह्वान। और तूफान फौनी के और तेज होने की आशंका। अलर्ट पर एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और नौसेना। राहत और बचाव के लिए केंद्र का आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को 1086 करोड़ रुपए अग्रिम सहायता राशि जारी करने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता के सवाल पर उनसे जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी के बाद राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल को 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देना है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी कि राहुल ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी और इसलिए उनका नामांकन रद्द किया जाए। हालांकि बाद में निर्वाचन अधिकारी ने राहुल के नामांकन की जांच कर इसे वैध करार दिया था। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में पहली बार 2 सीटों उत्तर प्रदेश की अमेठी और केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वह कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है और जिसके सिटीजनशिप को लेकर कंफ्यूजन है, क्लैरिफिकेशन भी केवल वही दे सकते हैं। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी से, जो कि भारत के राजनीति के कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके भारतीय नागरिकता पर संदेह हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है और होम मिनिस्ट्री ने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब देखिए, इफ यू क्रिएट अ कंफ्यूजन यू हैव टू क्लैरिफाई। अगर आपने भ्रम की स्थिति को उत्पन्न किया है, आपने भ्रम की स्थिति को पैदा किया है, तो स्पष्टीकरण भी आप ही को देना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुद भ्रम की स्थिति पैदा की है और अब देश उनसे स्पष्टीकरण और क्लैरिफिकेशन चाहता है। सच्चाई यह है कि ये पूरा देश जानता है, श्री राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं, सदैव रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए कुर्बानी का इतिहास है और इस प्रकार के बवंडर और झूठे बयानात देने वाली भाजपा कभी अपने षड्यंत्र में देश का ध्यान भटकाने में कामयाब नहीं होगी। और आइए अब रुख कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का।
तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और बाकी के 3 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है उसकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वार्थ और सिर्फ अपने हित के लिए समर्पित इन महामिलावटियों की मंशा को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव के बाद विपक्षी दल चारों खाने चित्त हो चुके हैं। बिहार में 5वें चरण में 6 मई को 5 सीटों पर मतदान होना है और इसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर सीटें शामिल हैं। 4 चरणों के चुनाव के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब अगले चरणों में तय होना है कि इनकी हार कितनी बड़ी होगी और एनडीए की जीत कितनी भव्य होगी। जब हर बूथ पर बीजेपी एनडीए कार्यकर्ता मजबूती से डटे हुए हो, जब लोग खुद घरों से बाहर निकलकर अपने इस सेवक का प्रचार कर रहे हो, एनडीए की विजय निश्चित देखकर भी जब हर व्यक्ति उस विजय में अपना योगदान देने के लिए बेताब हो तो समझ सकते हैं कि हवा का रुख किधर है। और बिहार के बाद प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वो बहराइच और बाराबंकी में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नवविक्रम, क्या कुछ तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के रैली को लेकर? जनसभा को आज वो संबोधित करेंगे, क्या उम्मीद की जाए कि बड़ा हमला बोलेंगे गठबंधन पर, कांग्रेस पर? बिल्कुल अभिलाषा, जो उत्तर प्रदेश में लगातार रैलियां होनी है, प्रधानमंत्री आज की रैलियों के बाद अयोध्या भी जाएंगे, ऐसी खबर है। देखिए, जिस चरण में अभी चुनाव हो रहा है, 5वें चरण में, वहाँ जैसा कि कांग्रेस का जो पारंपरिक समर्थक है बाकी चरणों की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा है। अमेठी और रायबरेली में यहाँ पर चुनाव होना है, साथ ही कई और सीटों पर चुनाव होना है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो अपनी पारंपरिक जो वोट बैंक है उसे साधने के साथ ही जो और दूसरी सीटें हैं, क्योंकि 2009 में करीब 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी यहाँ पर, और सीटें जीतने की कोशिश करेगी। वहीं सपा बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है क्योंकि दोनों का जो सम्मिलित वोट शेयर था 2014 में अभिलाषा, वो बीजेपी से ज़्यादा था। तो बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार सभाएं, साथ ही पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यहाँ पर खास तौर पर रणनीति तैयार की है कि जो वोट शेयर है, सपा गठबंधन का जो वोट शेयर है वो उस वोट शेयर से इस बार ज़्यादा करने की कोशिश है। इसीलिए प्रधानमंत्री और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर लगातार 5वें चरण में कोशिश कर रहा है। साथ ही इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यहाँ जो आज यहाँ जो रैलियों में प्रधानमंत्री बयान देंगे या जो कहेंगे वो संदेश पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएगा जहाँ मतदान होना है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो सपा बसपा गठबंधन है और कांग्रेस है उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा। तो आज की जो रैली है 5वें चरण के लिए वो बहुत अहम साबित होने वाली है। जी अभिलाषा। बिल्कुल नवविक्रम, ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे तक पहुंचेंगे पीएम और किस तरह की तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है? क्योंकि हमने मेगा शो बनारस में देखा और ये जो इलाका है रायबरेली का, इसके बारे में आपने पहले ही कहा कि कांग्रेस को टक्कर देने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में किस तरह की भव्य तैयारी देखने को मिल रही है बीजेपी की ओर से?
अभिलाषा, जो बीजेपी की तरफ से लगातार हम लोग बीजेपी में लखनऊ कार्यालय पर नज़र बनाए हुए थे, पूरी की पूरी एक टीम है जो प्रधानमंत्री की एक केंद्रीय स्तर पर तैयारी हो रही है, साथ ही यहाँ पर लखनऊ जो राज्य स्तर पर तैयारी, एक प्रधानमंत्री के लिए बाकायदा एक टीम यहाँ पर उनकी रैलियों के लिए निर्धारित है और वो रैलियों का कामकाज संभाल रही है। इसके अलावा जिला स्तर तक और ब्लॉक स्तर पर तक कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से बात कहेंगे वो जन जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। सबसे अहम बात आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से हम पिछले कई लंबे अरसे से देखते आए हैं, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले बूथ को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पूरे इलाके में कि बीजेपी ने अपने संगठन को काफ़ी कुछ हद तक मजबूत किया है। जिस तरीके से अमेठी और रायबरेली में एक तरह से कुछ 2014 से पहले तक बीजेपी के पास संगठन का अभाव था, एक मजबूत संगठन अमेठी रायबरेली आसपास के क्षेत्रों में नहीं था, वो आज हम देखते हैं 2019 के दौरान वहाँ पर एक बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। जी अभिलाषा। बिल्कुल ना विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह आपने बताया कि आज पूरी कोशिश होगी पीएम की कि इस पूरे इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, संगठन में जान फूंकने के लिए। इधर बात कर ले हम बीजेपी के चुनाव प्रचार की, तो राजस्थान में अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है और दौसा में उनकी रैली हो रही है। रुक करते हैं। मोदी सरकार और आज सुबह तक 24 लाख 25,000 लोगों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, राजस्थान के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। यहां पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान को एक बीमारू राज्य से बाहर निकालकर एक विकसित राज्य बनाने का काम वसुंधरा राजे की सरकार ने। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने टीकमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंचेगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 5 करोड़ बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए तक, जनवरी 6,000, फरवरी 6,000, मार्च 6,000, दिसंबर तक 6,000, अगली जनवरी 6,000। जैसे आपकी घड़ी चलती है वैसे न्याय योजना आपको पैसा देगी। वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। इससे पहले कल नामांकन का काम पूरा हो गया। 7वें और आखिरी चरण में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीट पर 19 मई को मतदान होगा। 7वें चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और 2 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 मई को होना है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 19 मई को 7वें चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 7वें और अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार और मध्य प्रदेश की 8 सीट, जबकि हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया है और इस चरण में महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा 17 सीटों पर, जबकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की 13, पश्चिम बंगाल में 8, मध्य प्रदेश और ओडिशा की 6, बिहार की 5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक चौथे चरण की 72 सीटों पर 64% से ज़्यादा मतदान हुआ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां इस चरण में चुनाव की शुरुआत हुई, वहीं महाराष्ट्र और ओडिशा में चुनाव संपन्न हो गया। अब तक लोकसभा की 543 सीटों में से 373 के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। पिछले चरणों की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा की खबरें आईं। इस दौर में पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा 81.11% मतदान हुआ। वहीं मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर 73.88% मतदान दर्ज किया गया।
बात करते हैं ओडिशा की, जहां 6 लोकसभा सीट पर 70.69% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और राजस्थान की बात करें तो इस दौर में 13 लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत 68.03 रहा। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर 64.73% मतदान हुआ और चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीट पर 59.02% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। महाराष्ट्र में 17 लोकसभा सीट पर 56.20 मतदान दर्ज किया और इसके साथ ही महाराष्ट्र में मतदान का काम संपूर्ण हुआ। और ओडिशा में भी 41 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान संपन्न हुआ। छिंदवाड़ा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। Foremost, I would like to thank millions of voters who braved this coaching heat in order to come out and cast their vote. It's quite encouraging to see a large number of women, senior citizens and persons with disabilities queued at the polling stations to exercise their franchising. My gratitude to all polling officials, starting from booth level officers to the AROs, ROs, DOs and Chief Electoral Officers and all state nodal officers. The lakhs of the security personnel from CPF, police force and other para police organizations, they are deployed at the polling station to enable a free and fair elections. We must all realize that the conducting elections on such a gigantic scale is an exercise that tests one's endurance in every way which possible. वहीं पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़पों के बीच कुल 1,34,00,000 में से 81% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आसनसोल लोकसभा सीट के जेमुआ में एक मतदान केंद्र के बाहर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। ये झड़प हिंसात्मक रूप लेने लगी, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इस बीच बाराबंकी के एक मतदान केंद्र में प्रवेश को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बंगाल के हिंसा की घटनाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कल चुनाव आयोग में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि इस तरह की गुंडागर्दी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अराजक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा वहां की मशीनरी को, वहां की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है और एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है। वहां पर जो मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में हमारा देश सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र इसलिए है कि हमारे देश के लोगों के मताधिकार को हमारे संविधान ने सुरक्षा दी हुई है। अगर कोई उनके वोट के अधिकार को गुंडागर्दी के माध्यम से, अराजकता के माध्यम से रोकता है तो वो केवल आदर्श चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये बहुत जघन्य और गंभीर अपराध है। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सोमवार को जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेंस 2019 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 24 अभ्यर्थियों ने 100% हासिल किया है। नतीजे जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nic.in पर देखे जा सकते हैं। टॉप स्कोरर्स में राजस्थान और तेलंगाना से 4 कैंडिडेट्स हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से 3 अभ्यर्थी हैं। आंध्र के 2 अभ्यर्थियों ने टॉपर्स में जगह बनाई है। इसके अलावा बाकी टॉपर्स दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड और पंजाब के हैं। इस परीक्षा में पास करने वाले छात्र आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फौनी के और तीव्र होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में मौजूद ये चक्रवात लगातार ताकतवर होता जा रहा है।
गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय तट रक्षक बल को हाई अलर्ट पर रखा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र ने सतर्क किया है। तूफान के असर से आज तटवर्ती तमिलनाडु, दक्षिण तटवर्ती आंध्र प्रदेश और केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। इसे लेकर ओडिशा राज्य आपदा प्राधिकरण ने भी अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दे दी गई है। इस बीच चक्रवाती तूफान फौनी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 4 राज्यों को 1086 करोड़ रुपए अग्रिम सहायता राशि के रूप में जारी करने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बचाव और राहत कार्यों के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए ये आदेश दिए हैं। इसके तहत आंध्र प्रदेश को करीब 200 करोड़ रुपए, ओडिशा को करीब 341 करोड़ रुपए, तमिलनाडु को करीब 309 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल को 235 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की अग्रिम सहायता राशि दी जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विकास का सबसे महत्वपूर्ण इंजन शिक्षा है। उन्होंने देश के विकास और इनोवेशन के लिए शिक्षण संस्थानों को 21वीं सदी की बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने पहले डॉक्टर राजाराम जयपुरिया मेमोरियल लेक्चर में ये बात कही। शिक्षा, उद्यमशीलता और नैतिकता पर व्याख्यान में उपराष्ट्रपति ने शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में एक नए भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर राजाराम जयपुरिया का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व और पश्चिम के मूल्यों और वैज्ञानिक प्रगति को अपनी शिक्षा संस्थानों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में जोड़ा। डॉक्टर राजाराम जयपुरिया प्रख्यात उद्योगपति होने के साथ एक विचारक शिक्षाविद भी थे। उन्होंने स्वाधीनता पूर्व के मानवतावादी भारतीय उद्योगपतियों की उस परंपरा का निस्वार्थ भाव से पालन किया, जिसके तहत वो समाज सेवा के भाव से शिक्षा संस्थानों, मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण कराते थे। This time has come now for India to re-establish itself for a knowledge and innovation hub. For that to happen, we have to completely overhaul our education system to cater to the fast-changing requirements of the 21st century in different sectors. Apart from remolding the syllabi and pedagogy, stress should be on learning by doing. Greater focus should be on instilling entrepreneurial spirit among the students. This calls for exposure to industrial ecosystem. Every technical institute must have interface with the industry. संसद परिसर में जेएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में कल राज्यसभा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सचिवालय की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सदन की कार्यवाही और कामकाज में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों की भूमिका को काफी अहम बताया। As you all know, the chairman of the Rajya Sabha had to discharge some constitutional and statutory responsibilities. In my tenure so far, I did take some important decisions after discussions in relatively quick time, which were well received. This could be possible due to the expert advice tendered to me by the Rajya Sabha Secretariat. I wish to place on record my deep appreciation for the high level of professionalism, efficiency, and commitment of the officers and staff of the Rajya Sabha Secretariat. Rajya Sabha Secretariat has a constitutional status. The persons of caliber and expertise with appropriate educational qualifications are recruited to carry out the specialized nature of parliamentary work. They possess exceptional attributes which makes the Secretariat truly unique. सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर 25 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने पर राज्यसभा टीवी को बधाई दी। Now I would like to come to Rajya Sabha TV, which is a public broadcaster owned and run by Rajya Sabha. I am happy to inform you that many of you may not be aware of this fact that RSTV, since my taking over in August 2017, has been making rapid strides in terms of appeal of its content and viewership. The YouTube's subscription, which is the yardstick of the measurement of the appeal of channel, is among the best in the news and current affairs category. In August 2017, the YouTube subscriber base
of RSTV was around 4+ lakhs. It crossed 1 million mark in June last year and crossed 2 million mark in February this year. The YouTube subscriber base of RSTV, day before yesterday, is now over 2.5 million and is far ahead of all other major channels in the country. This is an effect means YouTube subscriber base has increased in over 500% since August 2017. This is a credible achievement, and I am sure that the channel would continue to do well. All well-meaning people, senior citizens, youngsters who are all appearing for civil service examination, and political critics, they are all looking to RSTV for a credible, meaningful, constructive debate and discussion without any obstruction. That is the speciality of our television. On this occasion, I would like to compliment the top editorial and technical team of RSTV for the good work done. My compliments to the CEO, Sri Shashishekar, Sri Rahul Mahajan, Editor-in-Chief, Sri Vibhakar, Executive Editor, and top editorial input and output, and also technical professionals. My compliments are also to our other professionals in the editorial and technical departments and all other supporting staff. I also compliment Secretary General, Secretary and Additional Secretary RSTV, Sri A. Rao and others for their continued interest in the functioning of the Rajya Sabha TV and for extending necessary guidance and support to Rajya Sabha TV. राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने राज्यसभा के स्थापना दिवस को सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गर्व का मौका बताया। The standard and the flavor of the Rajya Sabha Secretariat, Rajya Sabha Day celebrations has been improving significantly. And this year it is marked by a very active participation by the employees of the Secretariat, for which I wish to congratulate them. Foundation Day is a day of special significance for any institution. Legitimately, therefore, Rajya Sabha Institutional Foundation Day brings to all of us associated with this august institution a great sense of pride and nostalgia. It offers an opportunity to celebrate our glorious history and rich legacy and reconnect us with the exciting journey of our institution. इस मौके पर शास्त्रीय नृत्य और गायन का आयोजन भी किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।